अभी हमारे समक्ष कांग्रेस के मुख्य कार्यालय में विचार विभाग की डॉक्टर जय शुक्ला जी बैठी हैं, जो विचार विभाग की वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष। महिला दिवस के उपलक्ष्य में उनसे कुछ बातचीत हो रही है। मैं मैम का स्वागत करता हूं। और मैम, आपसे पहला सवाल ये है कि आप खुद एक महिला हैं और आपने बहुत लंबा संघर्ष किया है बीएचयू से लेके आज तक। आज भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है, और जो एक स्लोगन प्रियंका गांधी जी ने यूपी में देके शुरू किया है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और आखिर महिलाओं के हालात कैसे सुधरेगी? मैम। देखिए, नमस्कार, धन्यवाद। महिलाओं की स्थिति तो भारत में, आप क्या जानना चाहते हैं? पहले भारत में स्थिति आज क्या है या कैसे सुधरेगी? आपने दो प्रश्न पूछे हैं। तो मैं दोनों पे पूछना चाहता हूँ मैं। जी, तो भारत में जो आज स्थिति है, कौन महिला उससे खुश होगी या कौन पुरुष भी उससे खुश होगा? कौन मनुष्य है जो कि मानवतावादी भी होगा और औरतों की आज की स्थिति से प्रसन्न होगा? किसी समय औरतें बहुत पिछड़ी थीं भारत में। ये वो देश है जहाँ की वेद की ऋचाएं भी वागंबरिणी ऋषि थीं। ऐसी ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने किया है। लेकिन दुर्भाग्य से ये स्थिति आ गई थी कि महिला पर्दा और चूल्हा चौकी छोड़ के कुछ समझती नहीं थी, और वो महिला बाहर निकल आई जबकि सारे आंदोलन में गांधी जी के साथ सब गिरफ्तार हो गए बड़े नेता। तो वो महिला अपना चूल्हा चौकी निकल के बाहर चली आई, और उस क्षण से कांग्रेस आंदोलन से महिला का ऊपर उठना शुरू हुआ, जागरूकता शुरू हुई, और वो जागरूकता लगातार बढ़ती रही। मुझे खुशी है, गर्व है कि मैं कांग्रेस की हूँ। राजीव गांधी जी को हम चैंपियन मानते हैं महिला सशक्तिकरण का, इस कारण कि उन्होंने 30% की भागीदारी की बात उठाई थी, 33% की। और उसके लिए मैं उस समय संसद में दर्शक दीर्घा में मौजूद थी, जो सबसे शर्मनाक दिवस, जबकि वो बिल फाड़ दिया गया था और अक्रॉस पार्टी लाइंस हर पुरुष सांसद का चेहरा चमक रहा था उस वक्त। महिलाएं दुखी थी। तो लेकिन इसके बावजूद महिला आगे बढ़ती रही। लेकिन क्या हुआ है पिछले 10 साल से विशेष करके, और पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश में, मैं राजनीतिक बातें नहीं करना चाहती हूँ, आपका प्रश्न गैर राजनीतिक है, लेकिन पिछले 10 साल से औरत हर तरह से भोग रही है। और उत्तर प्रदेश से यह हवा जो चली है, केवल और केवल औरत पीड़िता है, बलात्कार की शिकार है, दहेज हत्या की शिकार है, और हर किस्म के अत्याचार की शिकार है। मैं स्वयं सरकारी अधिकारी रही हूँ, और गैलरी में एक व्यक्ति मिल गया, मैं वैज्ञानिक हूँ, और मेरे पास वो अपने काम से आया था और कहने लगा, नहीं मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलना चाहता हूँ, आपसे नहीं। उसको नहीं पता था डॉक्टर शुक्ला औरत है या आदमी है। और मैंने बार बार कहा कि हाँ बताइए, मैं बताऊंगी नहीं उसको। और जब वो मेरे टेबल पे मुझसे मिला तो उसको बड़ा, उसके शक्ल पे तकलीफ थी कि ये औरत क्यों बैठी है सामने। ये चीज हम लोगों ने कदम कदम पे झेली है, यूनिवर्सिटी में झेली है, पढ़ते हुए झेली है, बाद में झेली है, हर कदम पे झेली है। मैं जानती हूँ लड़कियों की और औरतों की क्या हालत है। और ये जो स्लोगन है, इतना सुलझा हुआ और इतना सोच समझ कर दिया हुआ, गजब का मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्योंकि औरत तो वास्तव में शक्तिपुंज है, और उसको अपना 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 अपनी अस्मिता पहचानने की आवश्यकता थी। ये इधर इतना उसको, एक तो सामाजिक ढांचा कुछ ऐसा था कि लड़की को बचाए रहो, इसलिए लड़की को दब के रहना सिखाओ। लड़की अपनी अस्मिता नहीं पहचानेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी और अपना अपना संघर्ष में जीतेगी कैसे? तो ये जो स्लोगन है, ये औरत की अस्मिता जगाने का, ये जो जगह जगह रेस हो रही है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये औरत का स्वाभिमान और औरत को अपनी शक्ति की याद दिलाने की इतनी बड़ी ये चीज है। ये आज से 100 साल बाद भी ये स्लोगन जिंदा रहेगा, शायद 500 साल बाद भी जिंदा रहेगा। बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक संसाधन है। आपने औरत सशक्तिकरण की बात की, प्रियंका मैम की बात की। हर पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय दल हो, लोकसभा या विधानसभा में औरत की आरक्षण की बात करती है।
इसके बावजूद भी आज तक गंभीरता से उस पर कोई कार्य नहीं हुआ, और जब भी ये चर्चा चलती है तो ये लोग एक दूसरे पे आरोप लगा के बच निकलते हैं। तो आखिर औरतों का अधिकार कैसे मिलेगा, कैसे उनकी सशक्तिकरण? इसीलिए तो लड़की हूँ लड़ सकती हैं आया है, इसीलिए आया है। औरत स्वयं अपना अधिकार लेगी। कोई चीज अपना हक भीख में नहीं मिलता है, अपना हक मांग के नहीं मिलता है, अपना हक लिया जाता है। और यही चीज जगाने के लिए तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन आया है। मैं बधाई देना चाहती हूँ कि महिला दिवस के ठीक पहले ये स्लोगन आया है और लड़कियां इसको ग्रहण कर रही हैं। हमारी उम्र की औरतें भी पूरी शिद्दत से इसको ग्रहण कर रही हैं और ये रुकेगी नहीं, ये लहर बढ़ेगी बढ़ेगी। चलिए मैम, उत्तराखंड में इलेक्शन हो चुका है, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। जी। जिस तरह की एक चर्चा चल रही है, आपने भी कहा कि वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी, तो हम क्या आशा करें कि वहाँ औरतों का पूर्ण अधिकार मिलेगा? बिल्कुल, हमारे मैनिफेस्टो में पूर्ण अधिकार मिलेगा, और उत्तराखंड या जहाँ भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, वहाँ से औरतों के अधिकार की एक नई लड़ाई शुरू होगी। देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट हटते ही पिछले 5 सालों में औरतों पर अत्याचार, औरतों पर यौन संबंधी अत्याचार 43% बढ़ गए थे और बलात्कार के अपराध 23% बढ़ गए थे। मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ क्योंकि आपने उत्तराखंड के विषय में पूछा है। और प्रांतों में भी यही हुआ, जहां जहां नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई हैं जिसे कहते हैं, वहां ये हुआ है। और कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही इन आंकड़ों में कमी आ जाती है। तो औरतों की स्थिति तो, क्योंकि कांग्रेस में देखिए संवेदनशीलता है, और जब ऊपर संवेदनशीलता होती है तो अधिकारी भी हो या ना हो वो संवेदनशील हो ही जाते हैं। और हमारे मैनिफेस्टो में तो औरतों के लिए कई मुद्दे हैं। निश्चित रूप से औरतों के, कांग्रेस गवर्नमेंट आने पे औरतों के लिए कई तरह के उत्थान होंगे और कई योजनाएं हैं। आशा कर्त्रियों के लिए पर लाठी चलाई पुलिस ने, उन आशा कर्तियों के लिए अलग प्रोग्राम है। यहाँ तक कि खेत में काम करने वाली जो घसियारी कहलाती हैं, घास काटने वाली जो ले जाती हैं, उनके लिए भी योजना है। कोई महिला, क्योंकि वहां तो अर्थशास्त्र बहुत बड़े मिकदार में अभी भी औरतों पर ही टिका हुआ है। तो औरतों का कोई वर्ग नहीं है जिस पर कि कोई योजना नहीं है हमारे मैनिफेस्टो में। और मुझे विश्वास है क्योंकि हरीश रावत जी में वो कला है कि वो अपने हर विचार को लागू करने में सक्षम हो जाते हैं, उनमें वो सोच और समझ है। तो इसलिए यदि हमारी सरकार आई, अभी तो मैं 10 तारीख तक तो यदि ही बोलूंगी, क्योंकि आपका पहला प्रश्न था कि सरकार आएगी या नहीं आएगी। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बैलेट ईवीएम में धांधलियां बहुत सी पकड़ी गई हैं। यहाँ तक कि वेस्टर्न यूपी में सिखा के आई थी मैं, वीवीपैट में मैं गांव के लोगों को सिखा के आई थी कि कैसे कैसे वो दिखता है जो मुहर लगे हुई आती है। लोगों ने जिस चीज पर मुहर लगाई कमल निकला, और उसमें 230 एफआईआर हुई पहले दिन, पहले वाले इलेक्शन में, और 230 पे अब तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं है। तो अब पता नहीं ईवीएम धांधलियां पूरी करेगा। और आपने पोस्टल बैलेट का, तो आप तो पत्रकार हैं, आपने पोस्टल बैलेट का वायरल देखा ही है कि एक व्यक्ति, 5 लोग पकड़े भी गए हैं मिलिट्री के, एक व्यक्ति सब पर लगा रहा है। तो जो भी हो, लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस की सरकार आएगी, पूरी लहर है। वहां किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है नॉन कांग्रेस व्यक्ति को गांव में। जी मैम, 2 सवाल आपके बातों से लगा। पहला, इंदिरा जी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही एक महिला होकर। प्रतिभा पाटिल जी को कांग्रेस ने ही राष्ट्रपति बनाया, और इस गवर्नमेंट के पहले कहीं ना कहीं सोनिया जी भी एक शक्तिशाली महिला के रूप में भारत में जानी पहचानी जाती थी। इसके बावजूद भी अगर आज हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, पिछड़ेपन की बात करते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? और दूसरा एक सवाल जो आमतौर पे उठता है कि अगर कहीं भी हार होती है तो पहले से प्लानिंग हो जाती है ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने की। इस दोनों पे, ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने की, यानी ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। इस दोनों पे आपका क्या जवाब है?
देखिए, ईवीएम में तो गड़बड़ी होती है, लेकिन पहले इंदिरा गांधी जी के समय में औरतें बहुत तेजी से आगे बढ़ी थीं, बहुत तेजी से, और हर फील्ड में आगे बढ़ी थीं, स्पेस तक में जो उसकी ट्रेनिंग हुई थी उसमें इंदिरा जी के टाइम में जो सशक्तिकरण हुआ था, या और महिला तो जब भी आती है सशक्त होकर ही निकलती है। 1857 के लड़ाई में बहादुर शाह जफर बहुत बहादुर थे और बहुत अच्छे बादशाह थे, लेकिन सबसे आगे नाम किसका आया, सबसे बड़ी शक्तिशाली कौन मानी गई? लक्ष्मीबाई। इंदिरा गांधी वुमन ऑफ द मिलेनियम, और भी बहुत से पुरुष आए यहाँ, लेकिन जहां तक औरतों का प्रश्न, आगे बढ़ी, लेकिन एक हिंदी की कहावत है, संस्कृत की कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। तो वो तो रही नहीं, जो पावर में आया उसके अनुरूप तो समाज जाएगा ना। समाज फिर धीरे धीरे पुराने, देखिए नीचे खींचने वाले लोग बहुत होते हैं, ऊपर चढ़ाने वाले लोग कम होते हैं। तो जब ऊपर चढ़ाने वाला हट जाता है तो नीचे खींचने वाले ज्यादा सक्रिय हो पाते हैं। लेकिन औरत आगे बढ़ रही है। अब एक दूसरी इंदिरा गांधी आजकल फील्ड में है, तो वो आगे बढ़ेगी। और ई टीवी, दूसरा इंदिरा गांधी कौन है, नाम बताइए। प्रियंका लग रही है, बिल्कुल इंदिरा गांधी। और ये मैं पूरी ईमानदारी से कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस की हूँ। प्रियंका जी सचमुच उनमें और है दूसरी इंदिरा गांधी का। और आपने ईवीएम के बारे में पूछा, तो आप तो स्वयं पत्रकार हैं, क्या आपको पता नहीं है कि ये बात सच्ची है? मैम, ये सत्य है कि जब जब चुनाव होता है ईवीएम पे बात आरोप आती है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें निकल के आती भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने चुनावी व्यवस्था या चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, तो ये भी डेमोक्रेसी में एक प्रश्न है। दूसरी बात है कि आप कहते हैं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, कहीं ना कहीं फिर से महिलाओं को जो आगे बढ़ रही थी पिछड़ापन का शिकार हुई हैं। लेकिन अभी तत्काल हम एक आंदोलन देख रहे हैं जिसमें महिलाओं को फिर से घूंघट प्रथा, बुर्का या उस तरह की बातें जो कभी महिलाएं यूज करती थी, प्रयोग करती थी या करवाया जाता था। तो आखिर इस तरह की विचारधारा में हम महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे? विचारधारा एक दिन में बदलेगी क्या? सैकड़ों सालों से आई हुई विचारधारा एक दिन में नहीं बदलती है। लेकिन मैं एक मजाक करूं, भाई आप हिजाब के इतना खिलाफ क्यों हैं? हिजाब तो आज पैंडेमिक ने हर किसी को पहना दिया, हम भी पहने हुए हैं, देखिए। लेकिन ये जो हिजाब का आंदोलन, तथाकथित आंदोलन, आंदोलन नहीं, ये जो शोषा छोड़ा गया था तो चुनावी शोषा था, अब खत्म हो जाएगा। ये तो जानबूझ के बहुत बहुत चेष्टा हो रही कि किसी तरह हंगामा क्रिएट करो, किसी तरह रिफ्ट क्रिएट करो, तोड़ो। ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ निहित स्वार्थ वाले तत्व ये जो कर रहे हैं, ये तो चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। और मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा ये चुनावी था, और चुनावी शोषा। मैं भी चाहता हूं कि चुनावी ही रहे, क्योंकि जब महिलाएं हमारे देश में इस तरह आगे बढ़ के बहुत सारी कार्य कर रही हैं, तो उसमें